आजाद साहब, सियासत में आने का असली मकसद क्या था आपका? सियासत एक इबादत है। आजाद साहब, सियासत में आने के बाद किस तरह का बदलाव आपने अपने इलाके में लाया? एक तो डिग्री कॉलेज उस पर काम चल रहा है, और हॉकर सर झील वो टूरिस्ट प्लेस। आजाद साहब, आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए? भूखे को खिलाना, नंगे को पहनाना, बिल्कुल, और जिसके पास घर नहीं उसको घर देना है। प्रोग्राम शख्सियात का और एक शुमारा लेके मैं हाजिर खदमत। प्रोग्राम देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जिस मायनाज शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है वो किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ आजाद साहब की, जो बीजेपी के सीनियर लीडर बड़गाम के सईबुग इलाके से ताल्लुक रखते हैं। आज हमने भी मुनासिब समझा इनके हालात जिंदगी पे बात। आजाद साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। हम जानना चाहते हैं आपकी इब्तिदाई तालीम और आपकी परवरिश कहाँ पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जन्मा हूँ सईबुग में, सईबुग टिम्बीपुरा में, और थोड़ी बहुत तालीम मैंने हासिल किया है हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल सईबुग जी 7वीं तक जी मैंने वहाँ पढ़ाई की है। तो वहाँ से मैं फिर ट्रांसफ़र हुआ है हाकरमला में जी सईबुग से। तो मेरी अच्छी खासी बिजनेस थी, वो गैस फिलिंग, बड़े गैस छोटे गैसों में ट्रांसफ़र करना जी और उसके साथ वो मैं खुद अपने हाथ से वो रफ़ीगरी करता था जी शाल का काम। तो बचा हसीन ज़िंदगी। मुझे नहीं लगता अब क़यामत से तक ऐसी हसीन ज़िंदगी किसी को मिले, नसीब हो, जो यहाँ हालात हो रहे हैं। जी, जैसी जिंदगी आपने जी है। जी जी, बड़े हसीन ज़िंदगी मैंने जी, बचपन मेरा और थोड़ी बहुत जवानी भी अच्छी तरह से मैंने बड़ा अच्छे माहौल में जिया है। जी तो फिर जब 90 का दौर आया है, 90 में एक नया गुलामी का वो दास्तान शुरू हुआ है। जी लोग तो आज़ादी का नाम उसको देता था, लेकिन मुझे ये लगा नहीं गुलामी हो गई है, अब गुलामी में हम जी रहे हैं। क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, और सवेरे कोई मस्जिद तक नहीं जाता था वो नमाज अदा करे। जी जो भी करना पड़ता था घर में ही। तो इसी दौरान 92 में एक न्यूज़ चली है, टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, कि भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर और नरेंद्र भाई मोदी जी वो यहाँ तिरंगा लगाने के लिए आ रहे हैं कश्मीर में, लाल चौक श्रीनगर में, जी कश्मीर में। तो वापस पलट के बाद चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, आलमर हो, JKLF हो, नहीं जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी ने माँ का दूध पिया है, उधर तिरंगा लहराएगा, वो भी भारत का। तो वहाँ से वापस आया मोदी जी का वापस कि हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपना माँ के ही दूध पिया है, मैं आ रहा हूँ तिरंगा चढ़ाने के लिए, उधर ही बात करेंगे लाल चौक में। बहरहाल जब कोई होता ना वो को बड़ा दिल वाला, एक अच्छे सोच का मालिक, आप जैसे लोग और भी जिस तरह, तो मेरे भी दिल में और दिमाग में यही बना, जरा देख लो, एक साइड गन है और एक साइड वो आता है, नहीं जी मैंने मुल्क का एक तिरंगा, वो मुल्क का आन बान शान उधर चढ़ाना है। बिल्कुल। और वो सीधा आँख मिला के बात करता है, हाँ मैंने अपनी माँ का दूध पिया, उधर ही लाल चौक में हम बात करें, मैं भी देखूं जरा ये कौन है। बहरहाल तिरंगा चढ़ा अच्छी तरह से। तो गुफ्तगू हुए हैं मोदी साहब के साथ भी। आप भी थे उस टाइम वहाँ जी पे? जी, मैं वहाँ से निकला हूँ पैदल, क्योंकि आपको पता है 90 से लेकर 92 में क्या हालत थी। जी बिल्कुल। मतलब बाप बेटे के साथ बात ऊंची आवाज़ नहीं करते थे, बेटा भी, किसी को भरोसा नहीं था कौन क्या है, बिल्कुल हुआ क्या है, मतलब एक दहशत था। तो मैं चला गया, पैदल चला गया, फिर वहाँ उनके साथ मुलाकात भी हुआ है। तो कुल मिला के मैंने मौका गनीमत समझा है, क्यों ना मैं भी
इन्हीं के साथ हाथ मिलाओ, बिल्कुल इसी को अपना उस्ताद बनाओ। किसको पता था ये कल का प्रधानमंत्री जी, होगा? सही बात है। मुझे नहीं पता था, लेकिन इसका जो जुर्रत और एक सोच, उससे मुझे पता चला है कि नहीं, मैंने किसी का हाथ थामा है, एक अच्छा व्यक्ति है, ये हमें सिखाएगा और उस्ताद बनने के उसमें गुण है, यही मेरा उस्ताद बन सकता है। बिल्कुल तो फिर हम आगे बढ़े हैं। यही सोच लेके आपने उनका दामन बिल्कुल, थामा। दामन थामा। हाँ, दामन है, हाथ उंगली पकड़े, भाई मैं, मुझे भी अपने साथ चलाओ, जी। मुझे भी सिखाओ। सबसे बड़ी एक सोच है कि उन हालातों में उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि या तो दिल पे या तो सिर पे गोलियां लगती थी। चलाने वाले भी हम हैं तो मरने वाले भी बिल्कुल हम ही सही थे। बात है। कश्मीर में, कश्मीर ही की जवान गोली चलाता है, कश्मीर का ही जवान वो खून में लथपथ होता है, चाहे वो सिर पे लगे या दिल पे लगे। फौजी मरा तो वो भी हमारा, पुलिस मरा तो वो भी हमारा, और जवान मरा वो भी हमारा। मतलब कश्मीर कल का जन्नत वो नरक बन गया। तो मैं चला, फिर ये जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी बना नरेंद्र भाई मोदी, लेकिन हमारा टच साथ था। बिल्कुल फिर उसी में करगिल का वार हुआ है, उसने फ़ोन किया उधर जाओ अपने लोगों को लेके, हम गए हैं फौज के साथ, शाना बशाना हम चल पड़े हैं। और फिर एक वाक़ा हुआ वहाँ उड़ी बॉर्डर में, उधर भी भेजा उसने। ये बन गया उधर का चीफ मिनिस्टर गुजरात का। वहाँ से भी फिक्र थी इनको कश्मीर की, क्योंकि 93 में ये यहाँ आया है। 6 डिस्ट्रिक्ट थे कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में गया, लोगों से बात की, तालिब इल्मों से बात की, अपने नोटबुक में लिखता था कि हर किसी ने अपनी दिल की दर्द बोली, इसने सुनी। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में गया। एक था इसमें एक जुर्रत, एक सोच, एक विजन। तो फिर ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन फिक्र रखी है कश्मीर की। फिर वो सिखों का मसला हुआ, सिख समुदायों को कत्ल कर दिया गया जी। तो उसमें भी हमको उधर भेजा गया। कुल मिला के मैं ये बोलूँ कि इसने हमें सिखाया है लोगों का सेवा किस तरह करना है, और अच्छा आदमी, अच्छे संस्कार किस तरह बनते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर फील हो नहीं वाकई। तो इसी के साथ हमने फिर शोएब, जिसको पूरे दुनिया में छोटा पाकिस्तान बोलते थे, तो वहाँ से एक 87 में उसने इलेक्शन लड़ा था। तो फिर हार के मुंह देखना पड़ा, क्योंकि जिस तरह पूरे भारत में 25 जून 1975 हुआ, जो वहाँ लगा है इमरजेंसी। मतलब मैं ये जो 87 में हुआ जम्मू कश्मीर में, मैं उसी से वो ताबीर करता हूँ। उधर भी लोगों को धोखा दिया गया, आईन को सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया है, और लोगों को बहुत ही मुश्किलात 2-2.5 साल गुजरना पड़ा। वही हाल हुआ है कश्मीर में कि 87 में जो इलेक्शन में लोग निकले हैं, वोट डाला है, लेकिन वोट कहाँ गए हैं? जिसने जीता उसको जेल भर दिया, जिसने हारा वो मंत्री बन गया। तो एक वो तहरीक चढ़ गई यहाँ, गन ने जन्म लिया। गन ने जन्म लिया तो फिर आपको पता है कि कश्मीर में कितनी खराबी हुई। बिल्कुल। और तारिक साहब, मैं आपको इतना बोलूं, मैं आज इस तरह खुश हूं कि 87 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ, 3%, 4% से ऊपर वोट पड़ा ही नहीं। वो भी किसी यार दोस्त ने किसी को डाला है। और 2024 और 87 ये तारीख याद किया जाएगा। बिल्कुल। 87 के बाद सिर्फ 3%, 4% वोट पड़े, लेकिन 2024 में जो देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है,
اور 60% ووٹ کشمیر میں پڑے ہیں. بالکل صحیح تو بات یہ ہے. وہ لوگوں کو مبارک والی بات ہے ہم سب کو کہ ایک جو ہمیں ایک شناخت تھی ہماری کشمیریت، انسانیت، جمہوریت، وہ یہ 40 سال 45 سال سے ہم نے کھو دی تھی. تو اب مجھے لگتا ہے 2024 میں وہ واپس آ گئے ہیں. جو ہم نے کس نے جیتا کس نے نہیں جیتا، جس نے جیتا وہ بھی ہمارا ہی ہے، جس نے نہیں جیتا وہ بھی ہمارا ہی ہے، سب ہماری ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک جنون ایک ولولہ لوگوں کے اندر آئے. آزاد صاحب، سیاست میں آنے کا اصلی مقصد کیا تھا آپ کا؟ اکثر بیشتر لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو سیاست کو اپنا عیش و عشرت کے لیے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اسی مقصد سے سیاست میں آتے ہیں. اور آپ کا کیا مقصد تھا؟ جو میں نے سیاست پڑھی ہے، سیاست ایک عبادت ہے. جس طرح ایک مذہب ہوتا ہے، وہ مذہب ہوتا ہے انسانیت پیدا کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگ مذہب سے اگینسٹ جاتے ہیں اور شیطانیت وہ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جو میں نے بالکل نزدیک سے دیکھا ہے سیاست کو، سیاست ایک عبادت ہے، جی، لوگوں کا سیوا کرنے کا ایک صدق ہے، ایک راستہ ہے، راستہ بالکل. ہے. اور یہ بڑی زبردست عبادت ہے کہ بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، بالکل اور جس کے پاس گھر نہیں اس کو گھر دینا ہے. بالکل. لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو سیاستدان، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے انہی کا خون نوش نوش کے پیا ہے، بالکل صحیح بات. انہی کا گوشت نوش نوش کے کھایا ہے. تو جو میں نے سیکھا ہے، میں نے بالکل سیکھا ہے عبادت اگر ہے تو وہ سیاست ہے. صحیح. اس لیے جب بھی میں نے کوئی کام کیا اپنے ایریا میں، جس شعبے کو بڑے نیچے درجے کے نظروں سے دیکھتے تھے، چاہے ہمارے بھارت، چاہے یہاں کے پولیٹیشین، چاہے پوری دنیا، کیونکہ وہاں سے صلاح الدین ہے، یہ شعبے کے آتنک کا گڑھ ہے. بالکل. تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں شعبے کو یہ آتنک کا یہ نام و نشان ختم کروں. میں یہ سمجھا دوں یہی شعبہ ہے جو اصلی بھارت کا ایک اچھا حصہ ہے. تو وہاں میں نے ترنگا لہرایا، لوگ جھک در جھک آ گئے. اور 87 کا میں نے کچھ وہاں لوگوں کو بولا، تو آپ میڈیا والوں نے بہت اس میں ہمیں بہت ہی مدد کیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ نیوز پھیل گئی اصلی حقیقت کشمیر میں کیا ہوا ہے. بلکہ ہم نے پورے کشمیر کو اس وقت بالکل نمائندگی دی ہے شعبوں میں بیٹھ کر. اگر وہاں سے صلاح الدین نکلا، وہیں سے اشرف آزاد بھی ہے. مطلب اشرف آزاد اس کو عزیز ہے اپنا بھارت ملک. تو صلاح الدین وہاں گیا پاکستان، لیکن میں نے وفاداری نبھائی اپنے بھارت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. تو ہم نے وہاں جو ڈیولپمنٹ کا ایک نیا جال بچھایا شعبوں کے اندر. ایک تو میں نے آگرہ کیا ہے دیش کے پردھان منتری جی کو کہ یہاں ایک ہاکر سل جھیل ہے جی، شہبوگ HMT وغیرہ اس آس پاس میں، تو اس کو اگر ٹورسٹ پلیس بنا دیا جائے تو وہاں کے جوانوں کو روزگار ملے گا. تو بے روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک بڑا ذریعہ بن جائے. تو بولا اور کون کون جھیل ہے، میں نے اور 2-3 نام دیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اور آج کے ڈیٹ کے پردھان منتری جی کا بہت بہت شکریہ ہے، انہوں نے ٹورسٹ پلیس ان کو نامزد کیا ہے. آزاد صاحب، سیاست میں آنے کے بعد کس طرح کا بدلاؤ آپ نے اپنے علاقے میں لایا؟ دیکھیے ہمارا علاقہ تو اچھا ہی تھا جہاں سے میں پیدا ہوا ہے. میں نے بولا میرا بچپن بالکل جیسے سرگ میں گزرا، جنت میں گزرا. لیکن آج کا جو یہ میرا حال ہے، مجھے لگتا ہے میں ابھی نرک میں ہوں، جہنم میں ہوں. کیونکہ چینج گن نے بہت ہی تباہی مچا دی. گن کسی چیز کا کوئی بھی حل نہیں ہے، گن کا جو آنا ہے وہ تباہی ہے. تو ہمارے علاقے جو ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے. سب سے پہلے شعبوگ سب سے بڑا گاؤں ہے ڈسٹرکٹ بڑگام میں. چراری شریف کے بعد میں دوسرا بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے. مطلب اس میں شعبوگ میں 3 پنچایتیں ہیں، پھر بھی وہ بڑے پنچایتیں ہیں. تو ایک بدلاؤ جو میں نے مودی صاحب سے سیکھا ہے کس طرح لوگوں سے بات کرنے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں ایک ڈگری حاصل کی ہے کہ وہ
डिग्री मुझे मोदी साहब ने ही दी है, क्या क्या करना है, किस तरह करना है। अल्लाह का शुक्र है, एक तो सोएबुग में डिग्री कॉलेज में काम चलता है। ये आपके बदौलत हुआ? जी 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 जी, मैंने लड़ा है, क्योंकि वो था रेड जोन में जी। सोएबुग था। असली क्या ये लड़ाई क्या है, जब 77 में इलेक्शन हुआ है, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लड़ा है एनसी के मुकाबले में। जी। अब देखिए, अब्दुल रशीद काबली साहब ने जनता पार्टी की ही टिकट पे जीता है। अब्दुल गनी लोन साहब ने, खुदा उसको मगफिरत करे, उसने भी भारतीय जनता पार्टी पे ही इलेक्शन लड़ा है और जीता है। और उसमें जब एनसी की सरकार बनी, देखिए इनको भी सोचना चाहिए हमने कहाँ कहाँ गलतियां की है, अब उसी गलतियों का खमीजा किस तरह हमें फेस करना पड़ा है। सोएबुग में एक तो डिग्री कॉलेज, उस पर काम चल रहा है, और होकरसर झील वो टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो अब उस पर भी काम चल रहा है। शुस्तर भी चल रहा है, लेकिन अभी मैं एमएलए नहीं बना, वरना बहुत तेज होता जी। तो अभी वहाँ था कि पीएसी, तो मैंने लड़ा है, तो सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल उसको सेंक्शन करवाया है। अब फंडिंग शंडिंग आया तो, और लैंड भी लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है। मतलब हर चीज़ में लोगों ने मुझे साथ दिया। सही बात जब है। मेरा सोच देखा, इसका सोच क्या है नजरिया, बिल्कुल। तो इन चीज़ों पे अभी हाकरमुला में 1959 में उनको 2 स्कूल सैंक्शन हुए हैं, एक मिडिल स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, लेकिन बिल्डिंग नहीं था। और मैंने अपने कार्यकाल में 2 बिल्डिंगें बनवाई जी। तो बच्चे पढ़ते हैं अपने स्कूल में। वो लिखते थे ना एजुकेशन वाले, इनको प्रॉब्लम है एकोमोडेशन की, उनको कोई मुराद नहीं मिलता था उन बच्चों को। लेकिन जो हमारी लड़ाई रही उसमें, तो बिल्डिंगें बनी हैं, रूरल डेवलपमेंट ने बिल्डिंगें 2 बनाए वहाँ, तो बच्चे अपने ही स्कूलों में पढ़ते हैं। और हाकरमुला एक गांव है, वो बड़ा गरीब गांव है, तो मैंने उसको सैंक्शन करवाया है सब हेल्थ सब सेंटर, तो मुझे एक अवार्ड मिला है। बिल्कुल। 8 लाख रुपए। तो अब मैंने घर लेना है, लेकिन उनकी गुर्बत देखकर मैंने उसी हेल्थ सब सेंटर को डोनेट किया है। ये मेरा अपनी तरफ से जो आपको अवार्ड के तौर पर मिला, हाँ, वो मैंने उसी को वो आपने डोनेट किया हेल्थ सब सेंटर के लिए हाकरमुला, इसलिए कि यहाँ के अवाम को कम से कम इलाज मिले। बिल्कुल। ठीक है। और फिर मैंने और लड़ाई लड़े हैं, तो और 10 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया सरकार से। आजाद साहब, जिस तरह से आपने अपने इलाके के लिए काम किया है, लोगों का कैसा रेस्पॉन्स है? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि 100% लोग मेरे साथ हैं। नहीं जी, ये देखो कितना अच्छा बंदा है। 100 में से 25 लोग जरूर मुझे इज्जत भी करते हैं और तस्लीम करते हैं। अशरफ आज़ाद का जो मिशन है, ये बिल्कुल मोदी जी का मिशन है। बिल्कुल। जो मोदी जी बोलता है वो अशरफ आज़ाद यहाँ बोलता है, जो अशरफ आज़ाद बोलो बाद में मोदी जी भी वही बोलता है। मतलब एक लोगों के अंदर एक सोच आए, खास कर युवा पीढ़ियों को। युवा पीढ़ी ये मान के चलता है कि अशरफ आज़ाद का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वही सही है। जो हमारे इन लोगों ने किया है तबाही, वो सही नहीं था, ये मान लिया उन्होंने। आजाद साहब, आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए? देखिए, मैं यही चाहता हूं कि अगर एक वो नौजवान इलेक्शन में खड़ा हो जाए जिनको लोगों की फिक्र हो, जिन्होंने खुद गुर्बत देखी है जी। इस गरीब को कैसे मदद करना है, कैसे उठाना है, गुर्बत से निजात कैसे दिलाना है। ये बेरोजगार एक गरीब बच्चा है, इन्होंने एक डिग्री हासिल की, फिर भी ये प्याज और आलू बेचता है, इसको कैसे हम सेटल करें। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उसके साथ चलूंगा। अगर वही होगा कि नोच नोच के जिस तरह पॉलिटिशियनों ने गरीब का गोश्त भी खाया और खून भी पिया, तो यही लड़ाई है मेरी ये लड़ाई नहीं मुझे पैसा मिले, देने वाला ऊपर वाला है जिसने मुझे पैदा किया। मैंने किसी से आज तक न 10 रुपये लिया है, न मैं इसके लिए पीछे, न मैं बीजेपी से कभी पैसा लिया है। अब देखिए, मुझे क्यों इतना बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, उनको भी डर है कि अशरफ आज़ाद है, अगर हम किसी को बोले हमें सिगरेट दे दो या चाय का एक प्याली तो ये गुस्सा करेगा, क्योंकि ये तो पीने वाला नहीं है किसी का।
تو ایک عزت ایک مان بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے کہ نہیں یہ صحیح راستہ دکھاتا ہے, یہ صحیح کام کرتا ہے. آزاد صاحب, اگر ہم نریندر مودی صاحب کی بات کریں جو اس وقت پی ایم ہے, لوگوں کا کہنا ہے وہ آپ کے کلوز فرینڈ ہے, یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے, میں نے یہ بولا ہے بار بار جب بھی میں نے انٹرویو دیا ہے, کسی کو بھی, کوئی دلی سے آیا ہے پارٹی کا ہی آیا ہے, مجھے وہاں پی ایم آفس سے بھی میڈیا آیا ہے, لیفٹنٹ گورنر ہاؤس سے بھی میڈیا آیا, مجھے یہی سوال کرنے کہ آپ لوگوں کا کتنا رشتہ ہے. میں نے سیدھا ہی بولا وہ میرا استاد ہے, اس نے مجھے سکھایا ہے, مطلب وہ بھی بولتا یہ میرا ساتھی ہے. دوست, ساتھی, استاد, یہ ایک ہی پہلو ہوتا ہے. محبوب جس طرح محبوب تھا خدا کا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوست ہی تھا. محبوب کا مطلب بھی دوست ہے. مطلب میں اللہ سے شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس ویکتی سے پالا پڑا کہ جو دیش کا 3 بار پردھان منتری بنا. پردھان منتری 3 بار بننا, اور جب میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تب کچھ نہیں تھا, تب صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ صرف 2 سیٹیں, ایک اٹل بہاری واجپئی سرگواسی اور ایل کے اڈوانی جی, جب میں نے ان کا ہاتھ تھاما. آزاد صاحب, آپ خوش ہیں, سیٹسفائی ہے اپنے پارٹی سے؟ دیکھیے, ناراض میں ادھر ہوتا ہے جہاں لوگوں کو تکلیف لگتا ہے. جہاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوتا ہے. جہاں میری پارٹی سے کچھ لوگوں کو کچھ راحت ملتا ہے, سب سے زیادہ خوشی مجھے ملتا ہے. جس کو راحت ملتا ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے ملتا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا کشمیر پھر جنت بنے, سورگ بنے. میرا کشمیر وہی انسانیت کا راگ ہے. میرا کشمیر اسی کشمیریت کے راگ پہ چلے. میرا کشمیر اسی ڈیموکریسی کے جنون میں چلے. یہی میرا خواب ہے. اسی خواب میں میں سیاست میں آیا, لیکن میں عبادت کرتا ہوں. میں وہ سیاست نہیں کرتا میں کسی کا خون پیوں یا کسی کا گوشت نوچوں. میں صرف اس لیے ہوں کہ تاکہ جو آخر جانا ہے اس دنیا سے, اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مجھے کچھ امیدیں ہیں تو ادھر مجھے معاف ہو جائے. آزاد صاحب, پروگرام کے آخر میں بتائیے, ہماری نئی پیڑھی جو ہے لگاتار وہ ڈرگز کی اور جا رہی ہے, کیسے ہم ان کو واپس لائے اور صحیح ٹریک پہ لے کے آ جائیں؟ دیکھیے, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو اس وقت کا نوجوان ہے, یہ جو تباہی مچائی, یہ نیٹ مچائی. نیٹ پہ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھتا ہے آج کا ڈیٹ جو نوجوان. یہ چھوٹے بچے نہیں, یہ ڈگری ہولڈر ہے, 3 2 ڈگریاں حاصل کی, اس کے بعد بھی نشہ کرتے ہیں لوگ. مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے. جس طرح میرے اپنے بچے ہیں اسی طرح وہ بچے بھی میرے ہی ہیں. تو جس ماں باپ نے اپنا خون بیچ کے ایک ہی وقت کی روٹی کھائی لیکن اپنے بیٹے کو پڑھایا, لیکن وہ بے روزگار ہے. میں نے ابھی بھی بولا وہ بے روزگار ہے. وہ ڈگری ہولڈر دیکھتا ہے کہ نہیں وہ بڑا آدمی کا بیٹا ہے, دیکھو گاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. میں نے ڈگری 2 کی تو میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں؟ اب میں ان جوانوں کو یہی ایک گزارش کروں, آپ لوگوں کا وہ حسین سپنا پورا ہوگا, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے, مودی سرکار نے 365 اسکیمیں لانچ کی ہے. کسی نہ کسی اسکیم کو آپ اپنائیے اور فائدہ اٹھائیے. اس میں آپ کا روزگار بالکل مل جائے گا. آپ کو ہی نہیں, آپ اپنے ساتھ 4 5 10 لوگوں کو ایڈ کر سکتا ہے. بالکل, وہ 11 12 لوگوں کو وہاں روزگار ملے گا. صحیح بات ہے. اگر آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں, ساتھ چلنے والا نہیں, اشرف آزاد آپ کا خادم, آپ کا تابع دار. یہی میں نے سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی نریندر بھائی مودی جی نے. میں آپ کے ساتھ ہوں. سو آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں ان کو جتنے بھی سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے اپنے لیے روزگار کا ذریعہ. دیکھیے اس میں نہیں چاہتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی کشمیر خوشحال بنے. کل مجھے فون آیا کہ کچھ ایگریکلچر والے آئے ہیں کچھ اسکیمیں لے کے سوئے میں. جی, سوئے میں اسکیمیں لے کے, دیکھو یہ اتنی اسکیمیں ہیں, اس میں کیا آپ کو فائدہ ہے, کیا آپ کو خسارہ ہے, آپ یہ دیکھو. کوئی آیا
उसने वो फाड़ा है, वो चाट ही फाड़ा है, क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ का जवान बिजनेस करे, बिल्कुल। यहाँ का जवान को रोजगार मिले, क्योंकि उन्होंने बार बार इसी जवान के खून के ऊपर अपना रोटी सीखी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके मीडियम के माध्यम से, कि मीडिया भी इस पे ध्यान दे कि मैं कहता हूं, मैं ताबियादार हूं, जहां इन जवानों के साथ मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा आखिरी हद तक, ताकि इनको कोई रोजगार मिले, खुशहाली मिले। मैं तैयार हूं। वक्त की नज़ाकत को देख के हम अपने मेहमान से यही रुखसत होते हैं। आज़ाद साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। शुक्रिया। थैंक यू।